ऐसे क्राइम होते हैं हम लोगों के इर्द गिर्द और जिसका हमें पता भी नहीं चलता। हम किसी एक कहानी या एक क्राइम की बातें करते रहते हैं और पता चला कि एक किसी और घर में एक दूसरी कहानी, एक और क्राइम दफन है। कुछ ऐसा ही हुआ है आफताब और श्रद्धा केस के बाद, जिसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं श्रद्धा पार्ट 2, और किसी को कानो कान खबर नहीं। सेम श्रद्धा जैसा मामला, लगभग वैसे ही कत्ल, वैसे ही प्लानिंग, वैसे ही लाशों के टुकड़ों की बातें, वैसे ही फ्रिज। लेकिन टाइम को भी देखे तो लगभग 6 महीने वो भी राज, 6 महीने ये भी राज। इस कहानी को क्या कहूँ, इसके साथ कितने इत्तेफाक जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा मैंने इस आफताब और श्रद्धा की कहानी में सुनाया था कि उसने 18 मई को श्रद्धा का कत्ल किया। श्रद्धा के कत्ल के ठीक 12 दिन के बाद जिस जगह पर दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल हुआ, वहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कत्ल होता है। श्रद्धा का कत्ल हुआ 18 मई और ये कत्ल होता है 30 मई, यानी 12 दिन बाद। महरौली के जंगल से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक मैदान है जिसकी झाड़ियों में 3 से 4 दिनों तक अलग अलग पॉलीथिन में, वैसे ही जैसे श्रद्धा की लाश के टुकड़े मिले, यहाँ पे भी जो लाश के टुकड़े हैं वो झाड़ियों से मिलते हैं। लाश के टुकड़ों को यहाँ पे भी पहले फेंकने से पहले घर के अंदर फ्रिज में रखा जाता है। आफताब के बयान के हिसाब से उसने श्रद्धा की लाश के जो आखिरी टुकड़ा था वो शायद उसने 5 जून को फेंका था, घर से बाहर फ्रिज से निकाला। और इत्तेफाक देखिए कि जिस दिन आफताब ने अपना फ्रिज खाली किया 5 जून को, उसी जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे घर में एक फ्रिज में तब भी लाश के टुकड़े पड़े थे और वो अभी फेंकने का इंतजार कर रहा था। अजीब कहानी है जिसका खुलासा आज दिल्ली पुलिस ने किया है। श्रद्धा केस पार्ट 2। इस कहानी की शुरुआत होती है ईस्ट दिल्ली से, मतलब कि पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में जगह है एक पांडव नगर। इसी पांडव नगर पुलिस स्टेशन के अंडर में एक मैदान आता है, रामलीला मैदान। ये वो रामलीला मैदान नहीं है जहाँ अन्ना हजारे कभी बैठा करते थे जब उन्होंने आंदोलन किया था। ये एक अलग रामलीला मैदान है, बहुत बड़ा नहीं है। रामलीला मैदान में वहाँ पे कई झाड़ियाँ भी हैं। 5 जून की सुबह एक शख्स की नज़र इस रामलीला मैदान में एक प्लास्टिक के बैग पर पड़ती है। वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस की टीम मौके पर पहुँचती है, प्लास्टिक के बैग को खोला जाता है। जब खोला जाता है तो उसमें से एक इंसान का पैर कटा हुआ मिलता है। अब जब पुलिस ने देखा तो फिर पुलिस को लगा कि फिर बाकी टुकड़े भी होंगे यहाँ आसपास। तफ्तीश शुरू होती है। इस दौरान में फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। अब वहीं रामलीला मैदान की झाड़ियों में इधर उधर तलाशी ली जा रही है। अचानक एक दूसरे पॉलीथिन पर नज़र पड़ती है। उस पॉलीथिन में दूसरा पैर था। इसके बाद पुलिस और ढूंढती है लेकिन कुछ मिलता नहीं है, पुलिस चली जाती है। फिर अगले दिन किसी का फ़ोन आता है, पुलिस रामलीला मैदान में पहुँचती है। वहाँ जाकर झाड़ियों में तलाशी लेती है। फिर एक पॉलीथिन का बैग मिलता है। इस बार एक हाथ मिलता है कटा हुआ। पुलिस थोड़ा और ढूंढती है, एक दूसरा हाथ मिलता है। इसके बाद कुछ नहीं मिलता, पुलिस लौट जाती है। फिर तीसरे चौथे दिन पुलिस को फ़ोन आता है। फिर पुलिस उसी रामलीला मैदान की झाड़ियों में पहुंचती है और वहाँ तलाशी लेती है। तो एक पॉलीथिन में से एक जांग मिलता है इंसान का, दूसरे में एक और जांग। इसके बाद फिर एक दिन फ़ोन आता है। फिर पुलिस की टीम पहुँचती है, एक और पॉलीथिन, उसमें इंसानी सर। अब ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स मिले लेकिन कुछ पार्ट्स अभी भी गायब हैं। कुल मिलाकर जो मिला वो दोनों पैर कटे हुए, दोनों हाथ कटे हुए, दोनों जांघें और एक सर। शरीर का यानी कि गर्दन से लेके पेट तक का हिस्सा गायब है। अब सर तो मिला तो सर के ज़रिए आप चेहरे को पहचान सकते थे, लेकिन चेहरा बुरी तरह से डैमेज था, सड़ चुका था, शिनाख्त मुश्किल थी। पुलिस ने इन सारे लाश के टुकड़ों को उठाकर फॉरेंसिक टीम ने उसकी जाँच की और इसे सहेज कर, ताकि आगे केस में मदद मिले, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रखवा दिया ताकि आगे केस की इन्वेस्टिगेशन में ये काम आए। अब इधर पुलिस बाकी लाश के टुकड़े ढूंढ रही है और मिल नहीं रहा है। अब मामला ऐसा कि इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया तो पांडव नगर पुलिस से ये मामला लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच के अलावा इसके बाद इसमें आला अफसरों की एक टीम लगाई जाती है जो एक्सपर्ट्स हैं। अब पुलिस की टीम हर तरफ छानबीन करती है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखती है, कुछ नहीं मिलता। जितने भी आसपास के पुलिस स्टेशन से वहाँ पे मिसिंग की कोई रिपोर्ट लिखाई हो उस पर नज़र दौड़ाती है, पता चला कि कोई ऐसा मिसिंग रिपोर्ट है ही नहीं।
जिस जगह है वहाँ से यूपी का बॉर्डर भी लगता है, तो यूपी के बॉर्डर से लगते हुए पुलिस स्टेशन को भी खंगाला जाता है कि शायद वहाँ कोई मिसिंग रिपोर्ट है, वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है और पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही है। हफ्ता बीता, महीने बीते, लेकिन कामयाबी हाथ लग ही नहीं रही है। कई महीने बीत गए। अब पुलिस की टीम एक बार फिर बैठी, उसने कहा कि इतना वक्त बीत गया है, अभी तक केस सुलझ नहीं रहा, क्या किया जाए, कहाँ गलती कर रहे हैं। फिर उन्हें ख्याल आया कि चलो एक बार फिर से तमाम सीसीटीवी फुटेज को दोबारा देखते हैं और इस बार बारीकी से देखते हैं। अब उन्होंने उस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज जहाँ जहाँ पे उनको लगता था कि शायद कातिल कहीं कैद हो कैमरे में, उसको खंगालना शुरू किया। इत्तेफाक से रामलीला मैदान के करीब एक सीसीटीवी फुटेज, जो पहले भी देख चुके थे लेकिन उस वक्त कई चीज़ें उनके सामने से नज़रों से फिसल गई, तो उन्हें दिखाई देता है ये सीसीटीवी फुटेज 30 मई और 1 जून के दरमियान की थी, रात की। अब जब पुलिस ने देखा, बल्कि 31 मई और 1 जून, तो जब पुलिस ने देखा तो उसमें 2 लोग दिखाई दिए, एक महिला और एक पुरुष, एक मेल एक फीमेल। दोनों के हाथ में पॉलीथीन के बैग हैं और दोनों रामलीला मैदान की तरफ जा रहे हैं। फिर वापसी में उसी फुटेज में दिखता है कि दोनों आ रहे हैं लेकिन बैग लगभग खाली है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा हुआ उसमें कोई वेट उठाने का लेकर चलना और खाली वेट के साथ चलने के चाल से पता चल जाता है। तो लगा कि यही वो लोग हैं जिन्होंने लाशों के इन टुकड़ों को ठिकाने लगाया। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वो सीसीटीवी फुटेज रात के अंधेरे का, दोनों का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। अब पुलिस को कामयाबी मिली भी और नहीं भी मिली। पुलिस ने फिर कोशिश की, कोशिश कामयाब लाई। अगले दिन फिर उन्हें एक और सीसीटीवी फुटेज मिला जो 1 जून की दिन का था। अब उसमें उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि 2 लोग जा रहे हैं, उन्होंने ये कपड़ा पहना हुआ है, एक मेल है एक फीमेल है। लेकिन बदकिस्मती से उसमें भी उन दोनों का चेहरा कैद नहीं हुआ। अब ये तो क्लियर हो गया कि लाश के टुकड़े फेंकने के पीछे 2 लोगों का हाथ है, पर ये 2 कौन है? इतनी बड़ी 1 करोड़ 40 लाख, इससे भी ज़्यादा की आबादी वाले शहर में कहाँ ढूंढें? अब पुलिस ने फिर भी आस पड़ोस के लोगों से पूछना शुरू किया कि ऐसे कपड़ों में ऐसे लोगों को किसी ने देखा है। उन्होंने डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया, घर घर जाकर पूछताछ करनी, कोई फ़ायदा नहीं। दोबारा सारे पुलिस स्टेशन के मिसिंग कंप्लेंट को खंगाला, कोई फ़ायदा नहीं। 6 महीने बीत गए। 5 जून को ये लाशों के टुकड़े मिले थे। नवंबर आ गया, अभी ये करंट। पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी कोशिश जारी रखी। घर घर जाकर पूछताछ कर रहे थे, अलग अलग उस पूरे इलाके को जहाँ पे ये था रामलीला मैदान, उसके इर्द गिर्द की जितनी कॉलोनी बस्तियाँ, वहाँ पुलिस की टीम अपना, उनका बस ये काम होता सुबह से लेकर शाम तक जाओ, पता करो कौन गायब है नहीं है। करते करते आखिरकार नवंबर में पुलिस को एक कामयाबी मिली। पता चला कि इसी पांडव नगर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले त्रिलोकपुरी इलाके में एक शख्स गायब हुआ था। उसका नाम है अंजन दास। पुलिस ने कहा कि चलो तो फिर लोकल पुलिस में इसकी रिपोर्ट होगी मिसिंग की। अब पुलिस ने पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड खंगाला। हैरानी की बात यह थी कि कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल ही नहीं थी। आसपास के दूसरे पुलिस स्टेशन को देखा, मयूर विहार पुलिस स्टेशन और बाकी, वहाँ पे भी अंजन दास नाम के किसी शख्स की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं। अब पुलिस हैरान कि एक शख्स 5-6 महीने से गायब है और उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट तक फाइल नहीं की गई। लेकिन अब ये था कि अंजन दास गायब है, लेकिन अंजन दास रहता कहाँ है ये अभी तक पुलिस को पता नहीं चल रहा है। पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन तलाश करते करते आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को अंजन दास के घर का पता मिल गया और ये घर का पता था त्रिलोकपुरी का ही। जैसे ही पता चला, पुलिस की एक टीम फौरन उस घर में पहुंची। जब घर के अंदर पुलिस दाखिल हुई तो सबसे पहले उन्हें 2 चेहरा दिखाई दिया, एक लेडी और एक मेल। एक ऐसी औरत जिसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है और एक ऐसा मेल जो करीब करीब 25 से 28 साल के दरमियान है। जब पुलिस ने उन दोनों को अपनी नंगी आंखों से देखा तो अचानक सीसीटीवी कैमरे में कैद वो 2 लोग उनकी नज़रों के सामने कौंध गए और फ़ौरन उन्होंने सोचा कि वो जिस तरीके के लोग थे, लगता है कि ये दोनों वैसे ही थे, तो क्या उन्हें कातिल मिल गया। अब पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है। पता चलता है कि उस लेडी का नाम पूनम है और उस लड़के का नाम दीपक है। रिश्ता पता चलता है कि पूनम जो है वो दीपक की माँ है। अब यहाँ तक जानकारी मिली। अब उससे पूछा गया अंजन दास, तो उन्होंने कहा हम जानते हैं, तो यहीं रहते थे। तो अब कहाँ हैं? 5-6 महीने से गायब हैं।
तो गायब है तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? अब इसके ऊपर दोनों के जवाब अलग अलग। पुलिस को समझ में आ गया कि ये कुछ गड़बड़ है। इसी दौरान में अब पुलिस वो सच तो बोल नहीं रहे, पुलिस ने घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत मिला कि जिसके बाद उन दोनों के पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उस घर से उन्हें 2 कपड़े मिले और ये दोनों कपड़े पूनम और दीपक के थे। और ये वो कपड़े थे जो रामलीला मैदान के पास मई और 1 जून को जो सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग कैद नजर आए थे, उस वक्त उन्होंने जो कपड़े पहने थे वही कपड़े इस घर में रखे थे। तो अब ये साफ हो गया कि सीसीटीवी में कैद वो तस्वीर इन्हीं दोनों की है, क्योंकि कपड़ों का रंग और वो सीसीटीवी फुटेज है। मैं दीपक को कहूँगा, वो आज लौट भी आया 1 महीने की छुट्टी के बाद, तो आपको देखिएगा उसको आप। तो अब कपड़े मिल गए, बचने का अब कोई रास्ता नहीं। इसके बाद अब पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। उनके पास अब झूठ बोलने की कोई वजह भी नहीं थी। अब उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की और यहीं से कहानी शुरू होती है श्रद्धा पार्ट 2 की। पूनम झारखंड में पैदा हुई। सिर्फ 13 साल की जब उम्र थी उसकी घर वालों ने उसकी शादी कर दी। एक गरीब परिवार से थी। उसकी शादी हुई जिस शख्स से, वो शख्स झारखंड में रहता था लेकिन दिल्ली में नौकरी करता था। और शादी के बाद इन दोनों को एक बेटी हुई। जब बेटी हुई तो उसके बाद सुखदेव, इसके पति का नाम, जिससे शादी हुई थी 13 साल की उम्र में, और 14 साल की उम्र में पूनम ने एक बेटी को जन्म दिया। सुखदेव उसके पति का नाम था। बेटी के जन्म के बाद सुखदेव नौकरी करने के लिए वापस दिल्ली आ गया। लेकिन ऐसा दिल्ली आया कि वापस वो अपनी बीवी और बेटी के पास पहुंचा ही नहीं। कई साल बीत गए, सुखदेव की कोई खबर नहीं। पूनम परेशान हो गई। उसने कहा क्या करें? उसने कहा कि मैं अपने पति को ढूंढने दिल्ली जाऊंगी। अब पूनम अपनी बेटी को गोद में लेकर झारखंड से दिल्ली पहुंच जाती है 1997 में। आकर अब यहाँ अपने पति को इधर उधर तलाश कर रही है। जितने जो बताया वैसे वैसे ढूंढ रही है। महीने बीत गए लेकिन उसका पति नहीं मिला। अब बेटी के साथ यहाँ है, छोटे मोटे काम कर रही है, पति को ढूंढ रही है, लेकिन पति कहीं नहीं मिल रहा। पति तो नहीं मिला, पर अचानक उससे एक शख्स टकरा गया जिसका नाम था कल्लू। अब पूनम कल्लू के साथ अपने पति को ढूंढ रही है, लेकिन ढूंढते ढूंढते अब पूनम और कल्लू करीब आ जाते हैं। इसके बाद अब दोनों, ये कल्लू भी त्रिलोकपुरी का रहने वाला था। पूनम अब कल्लू के साथ रहने लगती है, अपनी बेटी के साथ। अब ये दोनों जब साथ रहने लगते हैं, इस दौरान में पूनम और कल्लू को 3 बच्चे होते हैं। दोनों लिव इन में हैं, एक बेटा और 2 बेटी। बेटे का नाम दीपक रखा। वक्त बीतता है। जब इसकी एक बेटी 4 साल की थी, एक दिन छत से गिर गई और उसकी मौत हो गई। अब एक बेटी और बेटा और कल्लू और एक बेटी पहले पति से जो थी, यहीं त्रिलोकपुरी में रह रहे हैं। कल्लू को शराब पीने की आदत थी और जब शराब पीता था उसके बाद वो मारता पीटता भी था, काम भी बहुत ज़्यादा नहीं करता था। तो एक तरह से वो पूनम के लिए बोझ साबित होता जा रहा है, लेकिन फिर भी पूनम उसका साथ दे रही है। लेकिन 2016 में ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसका लीवर ख़राब हो गया और कल्लू की मौत हो गई। अब 16 से पहले 2014-15 में वहीं पास में एक रहने वाला अंजन दास, जो पेशे से एक लिफ्ट मैकेनिक था, वो वहाँ रहता था। कई बार पूनम और अंजन दास की मुलाकात हुई। ये मुलाकात प्यार में बदल गया। अब लेकिन कल्लू इधर साथ रह रही थी पूनम के। 2016 में जब कल्लू की मौत हो गई तो पूनम फिर अंजन दास के साथ रहने लगी। अंजन दास को उसने अपने घर बुला लिया। अब बेटा बेटी अंजन दास साथ में रहने लगा। इधर एक बेटी की पूनम ने शादी की, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद डिवोर्स हो गया, वो तलाकशुदा। फिर वो अपनी माँ के पास ही घर पे आकर रहने लगी। इधर तब तक 2018 में दीपक की शादी हो गई, पूनम के बेटे की। शादी के बाद वो वहीं घर के बराबर में एक दूसरे घर में रहने लगा अपनी पत्नी के साथ। उसको एक बेटा भी हुआ। अब अंजन दास जब पूनम की ज़िंदगी में आया तो उसे भी शराब पीने की लत, और अब उसने काम करना भी छोड़ दिया। वो पूनम और उसके बेटे के पैसे पे पलने लगा। तब भी सब ठीक था, लेकिन एक रोज़ अचानक पूनम को पता चला कि अंजन दास शादीशुदा है, बिहार में उसकी पत्नी रहती है और उसके 8 बच्चे हैं, 8। अब जब ये पता चला तो दोनों में झगड़ा हुआ। अब इधर अंजन बेरोज़गार, काम भी नहीं कर रहा है, शराब पी रहा है। उधर घर में उसके 8 बच्चे हैं, पत्नी है, उनका खर्चा है। तब उसने क्या किया कि पूनम के गहने और पैसे चुराने लगा और वो चुरा चुरा कर बिहार भेजने लगा अपनी बीवी और बेटे के पास।
तब भी चलता रहा। लेकिन फिर ये हुआ कि पूनम की एक तलाकशुदा बेटी अब उसके साथ घर में रह रही है। अंजन दास ने पूनम की बेटी पर ही बुरी नज़र डालना शुरू कर दिया। इसी दौरान में अब दीपक की पत्नी भी आकर कई बार घर में रहती। अब उसने अपनी एक तरह से बहू ही हुई तो दीपक की पत्नी के ऊपर भी बुरी नज़र डालना शुरू कर दिया। तो पूनम की बेटी, पूनम की बहू, इन दोनों के ऊपर उसने नज़र डालनी शुरू कर दी, बल्कि कई बार उसने उन दोनों को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। ये बात पूनम से दीपक को पता चली। जब दीपक को पता चला कि उसकी बहन और उसकी बीवी के ऊपर अंजन दास बुरी नज़र रखता है, तब गुस्से में उसने माँ से कहा कि अंजन दास का हिसाब करना पड़ेगा। माँ भी तैयार हो गई क्योंकि वो भी अब परेशान हो चुकी थी अंजन दास से। इसके बाद माँ बेटे ने पहले मिलकर एक प्लानिंग तैयार की। उन्होंने कहा अंजन दास को ठिकाने लगाना है। तारीख तय हुई 30 मई 2022। तारीख तय होने से पहले दीपक दुकान से एक डैगर खरीद कर लाता है, एक तेजधार हथियार का नाम है ये। लाने के बाद सबसे पहले वो देखता है कि आसपास में ऐसी कौन सी सुनसान जगह है जहाँ पे लाश को ठिकाने लगा सकते हैं। वो रेकी करता है, उस झाड़ी और उस मैदान को भी चुन लेता है। फिर 30 मई की रात आती है। 30 मई को अंजन दास घर पे था, दीपक घर पर आता है, उसकी माँ वहीं है। वो अंजन दास को शराब पिलाता है। शराब में बेहोशी की दवा मिली थी। थोड़ी देर के बाद अंजन दास अपना होश खो बैठता है। उसी मौके की ताक में था दीपक। जैसे ही वो होश खोता है, वो घर में छुपा कर रखा गया डैगर निकाल कर लाता है और पहला वार उसके गले पर करता है। शायद पहले वार में ही अंजन दास की मौत हो गई, लेकिन उसका गुस्सा इतना था कि उसके बाद उसने बेतहाशा उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर उसी डैगर से वार किया। अंजन दास मर चुका था। पूरे कमरे में खून फैल गया। उस वक्त उस घर में सिर्फ वही दोनों थे। बेटी को कहीं और भेज रखा था और बहू को कहीं और, ये प्लानिंग का हिस्सा था। तो घर के अंदर सिर्फ पूनम, अंजन दास और दीपक था। कत्ल हो गया। इसके बाद लाश पूरी रात उसी कमरे में फर्श पर पड़ी थी। अगली सुबह हुई। सुबह तक खून जम गया। माँ बेटे ने मिलकर पूरा फर्श धोया, खून को साफ किया और इसके बाद बैठ गए उसी कमरे में उस लाश के टुकड़े करने के लिए। उन्होंने लाश के कुल 10 टुकड़े किए। दोनों हाथ, दोनों पैर, जांघें अलग, सर अलग और बाकी के बॉडी पार्ट्स अलग। पॉलीथीन लाया। पॉलीथीन के अंदर उन लाशों को, टुकड़ों को रखा। फ्रिज का सारा सामान खाली कर दिया और तब फ्रिज में इन टुकड़ों को भरा। यहाँ ये याद रखिए कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब इन दोनों को आफताब और श्रद्धा केस के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि ये तब केस खुला ही नहीं था। मतलब ये कत्ल बेशक आप श्रद्धा के 12 दिन बाद हुआ, लेकिन टुकड़ों को फ्रिज में रखना है ये तब तक उन्हें इस केस से कम नहीं मालूम था। तब उन्होंने फ्रिज में रखा। उसके बाद 31 मई की रात को माँ बेटे पहली किश्त में 2 पैर लेकर रामलीला मैदान की उस झाड़ियों में पहुँचते हैं और वहाँ ले जाकर फेंक देते हैं। फिर अगले दिन जाते हैं, 2 हाथ फेंकते हैं और इसीलिए पुलिस को एक ही बार में सब कुछ नहीं मिला और अलग अलग झाड़ियों में फेंकते हैं। मई जून का महीना था, कुछ बारिश भी हुई थी, जंगल भी उग रहे थे। तो धीरे धीरे करके ये सारे टुकड़े वहाँ फेंकते हैं और लौट आते हैं। जब आखिरी टुकड़ा इन्होंने करीब 4 दिन के अंदर मतलब 31 मई से शुरू किया था और इन्होंने वही 4 से 5 जून को आखिरी टुकड़ा फेंका और 5 जून को ही शायद आफताब ने आखिरी टुकड़ा फेंका था श्रद्धा की लाशों का। उसके बाद घर आते हैं, फिनाइल से पूरे घर को साफ़ करते हैं, फ्रिज को धोते हैं, फिर घर का पूरा पेंट कराते हैं। और ये सब कराने के बाद पूनम, उसका बेटा, उसकी वाइफ, बहनें सब ऐसे अपनी ज़िंदगी जी रही होती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ये सिलसिला चलता रहता है। पुलिस को भी 6 महीने लगे इस केस को सुलझाने में। 6 महीने बाद लेकिन आखिरकार पूनम और दीपक पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये है कि दीपक की वाइफ या दीपक की उस तलाकशुदा बहन का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। माँ बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया है। पुलिस को अभी उस हथियार की तलाश है, बाकी चीज़ों की तलाश है। अंजन दास का मोबाइल इनके पास से मिल गया है, तो ये भी एक केस प्रॉपर्टी है। लेकिन जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, और चूंकि अभी का ये मामला आफताब श्रद्धा का, तब उन्होंने कहा कि हमें उस केस के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन 11 नवंबर को आफताब और श्रद्धा केस तमाम अखबारों में, टीवी की में सुर्खियाँ थी 11, 12, 13 नवंबर से। तो पिछले करीब 10-12 दिनों से पूनम और दीपक
ये दोनों भी श्रद्धा और आफताब मर्डर केस के बारे में सुन रहे थे, अखबारों के जरिए और टीवी के जरिए। और कहीं ना कहीं इन्हें यह लग रहा था कि जो केस, जो कहानी ये पढ़ रहे हैं, वो कहानी तो आम हो गई, लेकिन सेम वैसे ही कहानी उनके घर में अब तक कैद है और वो अभी आम नहीं हुई है। इनके कई पड़ोसियों से हमारे रिपोर्टर ने बात की, हिमांशु मिश्रा वहाँ गया, उसने बात की, तो पूछने की मतलब यही जानना चाहते थे कि जब ये श्रद्धा केस सामने आया उसके बाद इन माँ बेटों का रवैया कैसा था, इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, इनका बिहेवियर कैसा था। क्योंकि एक ऐसा ही केस खुल गया, पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा, तो कहीं ना कहीं जिसके मन में चोर होता है वो डरता है कि वो केस खुला, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भी 6 महीना पुराना पाप या जुर्म वो सामने आ जाएगा। तो जो पड़ोसियों ने बताया, उन्होंने बताया कि इनके चेहरे से एक तो कभी पता नहीं चलता था कि इनके चेहरे पे भाव क्या है, दूसरा ये पड़ोसियों से घुलते मिलते नहीं थे, ना बात करते थे ज़्यादा, बिल्कुल अलग थलग इनकी अपनी दुनिया थी, इनकी ज़िंदगी थी। शायद ये प्लानिंग का हिस्सा था कि ज़्यादा घुलो मिलोगे तो कभी हो सकता है मुँह से कुछ निकल जाए। तो श्रद्धा केस की खबर तो थी इन्हें, लेकिन कभी इन्होंने पड़ोसियों के साथ इस बारे में कुछ शेयर नहीं किया। तो कमाल की बात यही है कि कई चीज़ें एक साथ मिली। वो 5 जून, यहाँ 5 जून को पहला टुकड़ा, वहाँ आखिरी टुकड़ा, वहाँ भी फ्रिज का इस्तेमाल, यहाँ भी फ्रिज का इस्तेमाल, वहाँ भी 6 महीने लगे केस को सुलझाने में, यहाँ भी 6 महीने लगे केस को सुलझाने में। श्रद्धा आफताब लिव इन में रह रहे थे, लेकिन यहाँ जो कत्ल की आरोपी पूनम है वो एक नहीं 2 लिव इन में रह रही थी। पहली उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद कल्लू और फिर अंजन दास, इन दोनों से उसने शादी नहीं की थी, बल्कि लिव इन में रह रही थी। तो अजीब इत्तेफाक इन दोनों कहानियों का। फिलहाल इसमें इतना ही, लेकिन आगे बढ़ूँ उससे पहले वही अपना आज सिलसिला। आज बबीता वर्मा जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बबीता जी। और ये अमन वर्मा जी की मम्मी है। साथ ही आयमान आसिफ शेख, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयमान। और आसिफ शेख की बिटिया हैं ये। इसके अलावा एंजल प्रिहार का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे एंजल। और आयुष ने भेजा है। रोहन इंदौरिया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रोहन। और राम स्वरूप इंदौरिया जी ने भेजा, उनके बेटे हैं। पूनम गुप्ता जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूनम जी। और तनु गुप्ता जी की मदर हैं ये, थैंक यू सो मच, हिसार से हैं ये। संजीव कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे संजीव जी। और ये अरमान के फादर हैं। साथ ही पलक का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पलक। और जावेद ने भेजा है। गोपाल कृष्ण पारीक, इनका भी आज बर्थडे है, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए भी गोपाल जी। पल्लवी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पल्लवी। नवीन और ने भेजा है हनुमगढ़ राजस्थान से। साथ ही समर खान मेवाती, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे समर। रिधिमा धाकड़, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रिधिमा। और ये विवेक, भानु और दीपेश की सिस्टर हैं। साथ ही राकेश वर्मा जोधपुर से, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राकेश। मासूम का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मासूम। और सनाउल्ला शेख ने भेजा है। डॉली चौरसिया जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे डॉली जी। और ये जिमी एलियस संस्कृति ने भेजा है, बल्कि संस्कृत ने भेजा, उनकी मम्मी है। साथ ही रीवा भूषण का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रीवा जी। और ये पल्लवी और भूषण जी ने भेजा, उनकी बेटियां हैं। एनल सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे एनल। और प्रकाश महतो ने भेजा है। साथ ही पलक कुमारी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पलक। और ये सुधीर कुमार जी की पत्नी है। साथ में आज पल्लवी और छुट्टन, इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और प्रशांत कुमार गुप्ता ने भेजा है। इसके अलावा संपा जी और तूफान जी, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और ये अभिषेक दत्ता ने भेजा है, ये इनके पेरेंट्स हैं। चुनी लाल केसवान, इन्होंने कहा है, एक सवाल पूछा है कि अगर सबूत और गवाह सब मिल जाते हैं तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत क्या है? जब सबूत गवाह हो गए, लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो केस ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाना गया, वक्त पैसे की बर्बादी क्यों? तो चुनी लाल जी, इसकी वजह यह है कि हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा, और मेरी नज़र में ये सही है, कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक कोर्ट गलत फैसला सुनाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर फैसला सही हो। तो अगर आपको लगता है कि फ़ैसला सही और गलत है, तो कम से कम 2 और मौके हर इंसान को मिलना चाहिए। तो लोअर कोर्ट का फैसला सही या गलत हो तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, और इसीलिए ये 3 अदालतें हैं, ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। साथ ही अंशुमान कुमार मुदली हैं, एक कहानी की फरमाइश की है। सलीम रज़ा बरेली से हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। विक्रम केवात एक कहानी की फरमाइश की है। सलमान मिर्ज़ा ने कहानी की फरमाइश की है।
शुभम तिवारी जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। एडवोकेट गोविंद चौधरी जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने उस दिन अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू किया था मैंने, तो उसके लिए लिखा है, तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। साथ ही नमन शर्मा ने पूछा है कि इन्हें लिखने का शौक़ है, अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखें। तो नमन जी सिर्फ यही कहूँगा, एक तो खूब पढ़िए, अलग अलग किताबें पढ़िए, अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़िए, टीवी देखिए, और जितने आपके पास शब्दों का भंडार होगा वर्ड्स के, आप उतना खूबसूरत लिखेंगी। तो जैसे एक शब्द के कई शब्द होते हैं अलग अलग, तो जितना आपके पास होगा, आपकी मेमोरी में होगा, आपकी डिक्शनरी में होगा, आपकी डायरी में होगा, तो जितने ज़्यादा अल्फाज, जितने ज़्यादा शब्द, उतनी ही खूबसूरत स्क्रिप्ट। और बाकी इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, लिखते जाइए, तजुर्बे से ही आदमी फिर और बेहतर अपने आप को सुधारता जाता है। श्रद्धा कुमावत, इन्होंने कहा कोई हॉरर स्टोरी सुनाइए। आजकल तो सारी क्राइम की स्टोरी अपने आप में ही हॉरर है। आप यही श्रद्धा ले लीजिए, आज की कहानी ले लीजिए, अब इससे ज़्यादा हॉरर क्या होगा। नरेंद्र सिंह, थैंक यू सो मच, ये आंध्र प्रदेश से। इन्होंने कहा कि मैं हिंदी कैसे सीख सकता हूँ। तो आप हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ें, हिंदी में बात करने की कोशिश करें, अगर वहाँ पे कोई हिंदी स्पोकन है तो बस इन्हीं ज़रियों से आप सीख सकते हैं। हिंदी फिल्में देखें। इसके अलावा योगेश रणखाम्बले, एक कहानी की फरमाइश की है इन्होंने। साथ ही सामर्थ सिंह, ऑल द बेस्ट, ये CA की तैयारी कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो सामर्थ खूब पढ़े लिखें, मेहनत करें और ज़रूर आपका ये सपना पूरा होगा, यही मेरी दुआ है। दिनेश पंचाल, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा शुभा घोष जी, थैंक यू आपका भी। वर्तिका, इन्होंने लिखा है कि मोबाइल लोकेशन, पास्ट हिस्ट्री, दोस्त, इन सब से भी आफ्ताब केस में मदद मिल सकती है। वर्तिका जी, मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया, इन सारी चीज़ों को पुलिस ने किया है। और आखिर में फिर आपको और बताता हूँ कुछ अभी। सुजाता जी हैं टोरंटो से, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। इसके अलावा मोहित रुहेला है, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। चलते चलते अब आपको अपडेट दे देता हूँ आफ्ताब और श्रद्धा केस में। जिस हथियार से आफ्ताब ने श्रद्धा की लाशों के टुकड़े किए, दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि वो हथियार उसने बरामद कर लिया। श्रद्धा एक अंगूठी पहना करती थी। आफ्ताब की एक गर्लफ्रेंड थी जो श्रद्धा के जाने के बाद बनी। पुलिस ने उस गर्लफ्रेंड की उंगलियों से श्रद्धा की उस अंगूठी को भी बरामद कर लिया। तो ये भी एक पुख्ता सबूत होगा आगे जब अदालत में जाएगा। तो पहली चीज़ ये कि हथियार बरामद हो गया, लाशों के हम अब तक टुकड़े की बात कर रहे थे, अंगूठी बरामद हो गई है। हाँ, अभी तक DNA के सैंपल की जो रिपोर्ट है वो दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है। कुछ जगह पे, कुछ चैनल में, कुछ सोशल मीडिया पे चला कि DNA मैच कर गया है श्रद्धा के पिता और भाई से, लेकिन ये खबर गलत है। अभी तक के रिकॉर्ड पर DNA के रिपोर्ट्स फॉरेंसिक लैब से दिल्ली पुलिस को नहीं मिली। खुद स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ने इस बारे में एक स्टेटमेंट जारी करके ये बताया। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।